मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है न्यूज फ्लैश के अंदर। बहुत ही बेहतरीन सुबह है, संडे का दिन है, 23 मई है और आज जो है हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज क्या कहती है। माइक्रोसॉफ्ट अगले साल 15 जून से बंद करेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। 1995 से इसने काम करना शुरू किया और बहुत ही बेहतरीन ब्राउजिंग सर्विसेज जो है वो इसके द्वारा दी गई, लेकिन अब 15 जून 2022 को ये क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा और इसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज ले लेगा। अमेरिका में नस्ली घृणा अपराध रोकने के लिए कानून बनाया गया है। देखिए, कोविड-19 के समय एशियन और अमेरिकन जो लोग हैं उनके बीच में डिस्प्यूट जो थे वो ज्यादा बनने लगे थे, यहां तक कि जो उनके रंग के कारण भी काफी भेद उनमें जो है वो बनने लग गया था। इसलिए अमेरिका ने क्या किया है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए वहां पर एक बिल जो है उसको पारित कर दिया है और जो बाइडेन ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। देखिए, आपको पता होगा कि गांधी जी जो थे उन्होंने भी नस्लीय भेदभाव के लिए दक्षिण अफ्रीका में काम किया था। तो वो तो जो सन था वो 1895 के आसपास का था, लेकिन अब जो है अब भी ये अपराध खत्म नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है उसके मन मस्तिष्क के अंदर ये नस्लीय भेदभाव जन्म जो है वो ले चुका है। म्यांमार में सू की सरकार को भंग करेगा नया चुनाव आयोग। देखिए, पूरी मैं आपको हिस्ट्री इसकी ब्रीफ कर देता हूं। नवंबर के अंदर इलेक्शंस होते हैं म्यांमार के अंदर और वहां पर पार्टी जीत कर आती है। पार्लियामेंट के अंदर यह प्रोविजन है कि 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर मिलिट्री, तो वहां की मिलिट्री के लिए 25% सीटें रिजर्व हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि वहां के इलेक्शंस के अंदर 25% सीटें जो थी वो सेना नहीं जीत पाई और इसका आरोप लगाया गया वहां की सरकार के ऊपर कि जो भी इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर धांधली हुई है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और एक डेडलाइन जो थी उन्होंने 1 फरवरी की दे दी कि आप लोग 1 फरवरी तक इसकी जांच करा लीजिए और यदि आपने नहीं कराया तो फिर हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। 1 फरवरी तक सरकार ने इसकी जांच नहीं कराई और वहां पर कू जो था वो लग गया, मतलब सेना जो था उसने शासन संभाल लिया। अब चुनाव आयोग ने जो नवंबर में इलेक्शंस करवाए थे, आंग सान सू की जो सरकार थी वो बनी थी, अब उसको भंग करने के लिए चुनाव आयोग जो है उसका निर्माण किया गया है। कम बताई जा रही कोरोना से मौत की संख्या। WHO टेड्रस आधानोम जो है उन्होंने ये कहा है कि देश जो है वो अपनी छवि बनाए रखने के लिए कोविड पेशेंट जो है उनकी संख्या को कम बता रहे हैं कि कहीं उनके देश के ऊपर कोई प्रतिबंध जो है वो आरोपित ना हो जाए। इसलिए टेड्रस आधानोम ने कहा है कि आप वास्तविक संख्या जो है वो बताएं। खतरे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता। ये तो आपको पता ही है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो विवाद चल रहा है, ये जो है ये तो कल की ही बात है कि अल अक्सा जो मस्जिद है इस पे वापस से फायरिंग शुरू हो गई, जबकि इसे एक दिन पहले ही इजराइल ने सीज फायर अनाउंस कर दिया था। और जैसे ही सीज फायर अनाउंस किया गया था उसके बाद में गाजा पट्टी पर वहां के जो लोग थे, स्थानीय लोग, वो खुशी से नाच उठे थे। इजराइल इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सका, तो कहीं ना कहीं इजराइल जो था वो अपने आप को कमजोर साबित हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए वापस से उसने अल अक्सा मस्जिद पर विवाद छेड़ दिया। लेकिन बात है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, देखिए, सीज फायर सबसे पहले रिक्वेस्ट की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। एंटोनियो गुटेरस ने ये कहा था कि आप जो है वो ये युद्ध रोक दीजिए, लेकिन इजराइल ने इस बात को नहीं माना था। इसलिए ये अब बात कही जा रही है कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जब बात नहीं मानी जा रही है तो फिर इनकी प्रासंगिकता कहाँ रह गई है। ठीक है, वैसे ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये एक ऐसी संस्था है जो कि हमेशा अमेरिका के फेवर में काम करती है, वेस्टर्न जो कंट्रीज है उसके फेवर में काम करती है। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। ओलंपिक जाने वाले मेडिकल आयोग के अध्यक्ष का निधन। अरुण कुमार मेहंदी रत्ता जो है ये इनका नाम था और रिसेंटली इनका निधन हो चुका है।
टोक्यो के अंदर ओलंपिक की टीमें जाने वाली थी और उसके साथ में एक मेडिकल कमीशन साथ जाने वाला था। उनके आयोग के अध्यक्ष जो थे उनका निधन हुआ है। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना से निधन। वैसे ये न्यूज़ जो थी वो मैं कल ही इसको कवर कर लेता, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको कवर नहीं कर पाया, इसलिए आज हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, इनका संबंध है चिपको आंदोलन से। देखिए, इनको 1982 के अंदर पद्मश्री दिया गया था, लेकिन इन्होंने इसको वापस से लौटा दिया और ये कहा कि जब तक पेड़ों की कटाई नहीं रुक जाती तब तक मैं कोई भी पुरस्कार जो है वो सरकार की तरफ से हासिल ग्रहण जो है वो नहीं करूंगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 13 नक्सली मारे गए। मुंबई से केवल 1000 किलोमीटर दूर ही ये घटना घटित हुई है, जहां पर 13 नक्सली जो हैं वो मारे गए हैं गढ़चिरौली के अंदर। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ के अंदर जब नक्सली हमला हुआ था, काफी सारे जवान भारत के शहीद हुए थे और नक्सलियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन प्रहार 3 भी चलाया गया था छत्तीसगढ़ के अंदर। लेकिन ये जो नक्सली है ये अपने जो पैर है वो पसारते जा रहे हैं, मतलब लाल सलाम इनका एक मोटो है। उसके तहत ये लोग क्या करना चाहते हैं कि अपनी तादाद जो है, अपना जो एरिया है उसको बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, नक्सलबाड़ी जो गांव है वो वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। देखिए, एक मेरी तरफ से यहाँ पे एक बात है कि मान लीजिए कि इनका तथ्य ये है नक्सली का कि एक रोटी है हमारे पास में और उस रोटी के बीच में घी लगा दिया गया है और किनारों को छोड़ दिया गया है। तो हमेशा रोटी के बीच वाले हिस्से को खाया जाता है और किनारे को छोड़ दिया जाता है। तो नक्सली सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं वो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड हैं, वो ऐसे जगहों के लिए बनाई गई है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वहां पर राज्यों को ज्यादा लाभ होता है। इसीलिए जो झारखंड है, उड़ीसा है, वहां के किसानों को लाभ नहीं पहुंच पाता है। शायद आप लोग एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। इसलिए नक्सली जो है वो एक समानांतर सरकार चलाते हैं भारत सरकार के पैरेलल। चलिए, हाईकोर्ट ऐसे आदेश न दे जिन पर अमल असंभव हो। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो भी अभी निर्णय दिया गया था कोविड-19 की अव्यवस्थाओं के कारण, उस पर यह कहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि ये सारी व्यवस्थाएं राम भरोसे है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करिए, क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है जो भी उससे हो पा रहा है, लेकिन राम भरोसे जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें और ऐसे आदेश ना दें जो कि करना ही असंभव हो। क्योंकि कई हिदायतें जो थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दी गई थी कोविड-19 के दौरान, जिनको अमल में लाना ही असंभव था। कोरोना से जंग को पीएम ने दिया नया मंत्र, जहां बीमार वहीं उपचार। तो बीमार व्यक्ति जहां हो चुका है वहीं उसके लिए उपचार जो है वो उपलब्ध करा दिया जाए, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और कल यानी कि आज जो है ये क्या करने वाले हैं, ये मन की बात पर चर्चा करने वाले। तो देखते हैं क्या ये नया अनाउंस करते हैं। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कंटेंट। मुझे लगता है कि आप लोग जो है इस सेशन को शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोगों से थोड़ी ये शिकायत बनी हुई है। तो स्टडी ग्लॉस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस डेली करंट अफेयर के सेशन को आप लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। हाल ही में किस हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए बेड आरक्षित होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात कही गई है ये दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, और ये कहा गया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए कोविड-19 के दौरान यदि वो बीमार होते हैं तो एक बेड जो है वो रिजर्व होना चाहिए। लेकिन इसका अपोज किया गया मीडिया के द्वारा। ये कहा गया कि सभी लोग जो हैं वो समान हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री हो। आर्टिकल नंबर 14 और 21 जो है वो सभी को समानता का अधिकार देता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी ये जो है अपने एक आदेश के अंदर कहा था। यहाँ पे देख लीजिए कि जो कंबाइंड हाईकोर्ट हैं, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा काउंट होते हैं। कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार काउंट होते हैं। मद्रास में तमिलनाडु और पौंडीचेरी,
गुवाहाटी में आप लोग देखिए असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ हाईकोर्ट लगता है, ये तो आपको सबको पता ही है। लेकिन यहां हम लोग बात करना चाह रहे हैं आर्टिकल नंबर 14 की। देख लीजिए कि जब भी हाईकोर्ट ऐसे आदेश देते हैं तो कहीं ना कहीं उन पे विचार करना जरूरी है। आर्टिकल 14 की हम लोग बात करें, देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आप लोग सब सेशन को देख रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो राइट टू इक्वेलिटी है, समानता के जो अधिकार हैं, उनकी संख्या कितनी है। जस्ट मैंने क्वेश्चन पूछा और आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए कि वो 4 है या 5 है, 6 है या फिर 7 है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसलिए आपके दिमाग में आ जाएगा कि 4 प्रकार के जो समानता के अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी 4 प्रकार के। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए मैंने 14 लिखा, 15 लिखा, 16 लिखा, 17 लिखा और 18 लिखा, ये टोटल हो गए 5। जबकि 14 से 18 हमको देखने में लग रहे हैं कि ये 4 ही है। यूपीएससी ने, आप लोग पेपर को देखना, 2015 के अंदर ऐसा ही घुमा दिया था। चलिए बात करते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 14 की। यहां पर 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल है वो है राइट टू इक्वलिटी के। लेकिन 14 की हम लोग बात करते हैं, यहां पर 2 प्रोविजन हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसकी जो हेडिंग है उसको देख लेते हैं। रूल ऑफ लॉ के बारे में ये बात करता है और यहां पर आर्टिकल नंबर 14 2 बातों के बारे में बात करता है। एक तो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, एक तो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये इसकी 2 बात करता है। तो बिफोर ऑफ लॉ जो है ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये लिया गया है यूएसए से। ब्रिटेन से जो लिया गया है, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो है ये एक नेगेटिव यानी कि नकारात्मक अवधारणा है और यह है पॉजिटिव, एक सकारात्मक अवधारणा है। क्यों है? एवी डाइसी के द्वारा ये जो आर्टिकल है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये प्रेजेंट किया गया था। और इक्वलिटी बिफोर लॉ ये नेगेटिव क्यों है? जैसे कानून के सामने सभी बराबर है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई महिला हो, सभी बराबर है। इसलिए जनता के परिप्रेक्ष्य से जब इसको देखा जाता है तो ये एक नकारात्मक अवधारणा रखता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई विकलांग व्यक्ति आ गया तो उसे तो कहीं ना कहीं रियायत की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक नकारात्मक अवधारणा है। जबकि ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कैसी है? सकारात्मक है। क्यों है? इसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक रेस का ग्राउंड है। रेस का ग्राउंड जो है, इसमें रेस जो है वो शुरू होती है यहां से। ये जो है ये है इसकी स्टार्टिंग लाइन। अब मान लीजिए कि एक तो है हमारे पास में बिल्कुल हेल्दी पर्सन और एक जो है वो है हैंडीकैप्ड, मतलब एक तो है स्वस्थ और एक है दिव्यांग। तो दोनों को यदि सेम लाइन, स्टार्टिंग लाइन दी जाए और अब आप लोग बताइए कि रेस कौन जीतेगा, तो आप लोग कहेंगे कि रेस तो इसमें स्वस्थ व्यक्ति ही जीतेगा, क्योंकि विकलांग जो है उसकी स्पीड कम रहेगी। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि जो किसी विशेष समस्या में है उसको विशेष संरक्षण दिया जाए। इसलिए जो व्यक्ति विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, उसको स्टार्टिंग लाइन जो है थोड़ा सा आगे से दिया जाए, जबकि एंड पॉइंट जो है वो दोनों का समान हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप जो है इनके बीच में रखा गया और इसे ही हम लोग कहेंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन दे दिया गया है उनकी परिस्थिति के अनुसार। हम लोग बात करें कि आर्टिकल 14 के अंदर सबको समानता का अधिकार है, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बेड अलॉट किए गए हॉस्पिटल्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 जो है इसका उल्लंघन होगा। आर्टिकल नंबर 21 पे हम लोग आते हैं, मतलब इसे हम लोग कहते हैं दैहिक स्वतंत्रता। जीने का सबको अधिकार है वही, तो दैहिक स्वतंत्रता की यहाँ पे बात की जाती है। यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जीने का अधिकार है तो देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार है। तो आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन इस आदेश के द्वारा किया जा रहा था, इसलिए अपोज किया गया इस आदेश का। तो बढ़े हम लोग आगे, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। देखिए आर्टिकल नंबर 21 जो है इसके कई सारे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे जीने का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। फिर हम लोग कहें कि शीघ्रता से यानी कि जल्दी जल्दी जो है वो सुनवाई का अधिकार है। इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि आर्टिकल नंबर 21 के तहत आता है यूथनेशिया। आप लोगों ने नाम सुना होगा यूथनेशिया का। यूथनेशिया 2 प्रकार का होता है,
एक तो होता है एक्टिव यूथनेशिया और एक होता है पैसिव यूथनेशिया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो भारत के अंदर ये पैसिव यूथनेशिया जो है ये अलाउ है, जबकि एक्टिव यूथनेशिया अलाउ नहीं है। और ये अलाउ किया गया था कब? मार्च 2018 के अंदर इसको अलाउ किया गया था। इसके साथ में ही लिविंग विल जो है, लिविंग विल ये भी भारत के अंदर अलाउ है। तो ये दोनों होते क्या है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है तो उसका मरना तय है कि वो जो है वो अब मरेगा ही, है ना। तो यदि उसके जो लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट है उसको हटा दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसे गिना जाएगा किसमें? एक्टिव यूथनेशिया के अंदर। जबकि पैसिव यूथनेशिया में मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो अब लग रहा है कि अब ये नहीं जिएगा तो उसे जहर के इंजेक्शन जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो जहर के इंजेक्शन लगाना ये आता है किसमें? पैसिव यूथनेशिया में। और भारत में मार्च 2018 में इसको अलाउ कर दिया गया था। लिविंग विल के बारे में सुनिए। लिविंग विल क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे मरणों यानी कि जिस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा उस समय उसको कैसा इलाज दिया जाएगा वो अपनी जीवित अवस्था के अंदर एक विल पर ये लिख देता है। तो आप लोग लिविंग विल और पैसिव यूथनेशिया को जरूर से याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटरनेट को इस्तेमाल करने का अधिकार, इंटरनेट को इस्तेमाल करने का जो अधिकार है वो भी किस में काउंट किया जा रहा है? अब किया जा रहा है वो किस में? आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। चलिए, डीआरडीओ के द्वारा कौन सा एंटीबॉडी टेस्ट किट जो है यहां पे लिखा हुआ है एंटीबॉडी टेस्ट किट ये निर्मित किया गया है। तो आप लोग याद रखना, डिप्को वैन जो है ये निर्मित किया गया है और इसकी जो रेट है वो है 75 रुपीज। डीआरडीओ के द्वारा ये निर्मित किया गया है और डीजीसीआई ने इसको मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई, ठीक है, डीसीजीआई ने इसको क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। और ये क्या करेगा कि इसकी लाइफ जो है ये है 18 महीने। इसकी जो लाइफ है ये है 18 महीने तक ये काम कर सकता है। एक्यूरेसी बताई जा रही है 101% जो है ये इसकी एक्यूरेसी है। मतलब एंटीबॉडी टेस्ट कि आपका जो ब्लड है उसमें पर्टिकुलर कोविड-19 के एंटीबॉडीज बने हैं या नहीं बने हैं, तो वो चेक करने के लिए कौन सा है? डिप्को वैन है। तो एंटीबॉडी जो है वो एक तरीका का प्रोटीन होता है, इसको समझते हैं अभी हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। कोवी वैन जो है ये एक फैसिलिटी दी गई थी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जितने भी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन, उनको वैक्सीन लगाने के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए ये कोवी वैन फैसिलिटी जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। रिसेंटली आपको पता होगा कि जो प्लाज्मा थेरेपी है इसको कोविड-19 के इलाज से हटा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे, समझते हैं इसके बारे में। अभी हम लोग एंटीबॉडी के बारे में देख रहे थे। तो एंटीबॉडी क्या है? एक प्रोटीन है। तो आप लोग थोड़ा सा ब्लड के बारे में समझिए सबसे पहले कि ब्लड जो है ये अपनी बॉडी का लगभग 7 to 8% होता है और यदि हम लोग बात करें तो ये 5 to 6 लीटर होता है। इसका जो पीएच है वो 7.4 होता है। मतलब जो हमारे पास में पीएच स्केल होती है 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14 तक, तो इसकी रीडिंग जो है वो 7.4 में है। मतलब बेस के अंदर ये काउंट होता है। तो ब्लड जो है इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है इसका लिक्विड पार्ट और एक होता है इसका सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट है वो होता है 55% और ब्लड के अंदर सॉलिड पार्ट होता है कितना? 45% है। ठीक है, चलिए, जो लिक्विड पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा का काम है कि जो भी सॉलिड पार्ट है, मतलब आरबीसी है, फिर डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं, इनको क्या करेगा? परिवहन का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 90% जो है वो वाटर पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी पाया जाता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो भी पाया जाता है जो कि ब्लड की क्लोटिंग बनाने में काम करता है। यदि मान लीजिए कि हम लोग प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को बाहर निकाल दें तो हमारे पास में जो बचेगा वो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। और ये जो प्लाज्मा है इसी के अंदर क्या पाई जाती है? एंटीबॉडीज जो हैं वो पाई जाती हैं। इसलिए सबसे पहला जो बैंक था प्लाज्मा बैंक वो दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया था। और प्लाज्मा को हम लोग ट्रांसफर क्यों करते थे? क्योंकि उसमें एंटीबॉडी जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए यहां पे आप लोग डायग्राम में देखिए कि ये जो आपको येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है ये है प्लाज्मा। फिर आप लोग रेड ब्लड सेल्स को देखिए, ये है आरबीसी। उसके बाद में ब्लड वेसल है ये डब्ल्यूबीसी।
यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं WBC है, स्ट्रक्चर तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफ DRDO कौन है? तो DRDO के जो हेड हैं वो है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, हिंदी में लिखता हूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? हेड ऑफ इसरो कौन है? ये है के सिवान। देखिए एक बार एक इंटरव्यू की मैं बात बताता हूं आपको कि एक बार इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा गया कि आप जो है वो हिंदी में बात करते हैं लेकिन फील्ड में तो इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो फिर उस स्टूडेंट ने, उस कैंडिडेट ने ये कहा कि सर मुझे एक गिलास जो है वो पानी पीना है। फिर जब पानी उसके लिए लाया गया तो वो कांच के गिलास में था, ठीक है, वो कांच के गिलास में था। उसने कहा कि नहीं, मुझे जो है वो स्टील के गिलास में ही पानी पीना है। तो फिर जो इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने कहा कि कांच के गिलास में पी लो, फर्क क्या पड़ता है? नहीं, उसने कहा कि मैं जो है वो स्टील के गिलास में ही पीऊंगा। तो उसने कहा कि ठीक इसी तरह है, यदि हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं तो उससे हमारे काम करने के तरीके पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए सिडबी के है वो है SV रमन्नम, जो है वो क्या है, सिडबी के हेड है। हेड ऑफ नाबार्ड कौन है? हर्ष कुमार भानवाला जो है, हर्ष कुमार भानवाला, ये सिडबी के हेड है। कल भी हमने लिया था तो आप लोग को अभी ये जो है वो याद हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले मेडिकल आयोग के अध्यक्ष का निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? तो आप लोग नाम याद रखना, अरुण कुमार मेहंदीरत्ता जो है ये इनका नाम है, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए टीमें जाने वाली थी और रिसेंटली इनका क्या हुआ कि इनका निधन हो गया। भारतीय जो एथलेटिक्स महासंघ है उसका मेडिकल आयोग है ये, और उसके अध्यक्ष थे कौन? अरुण कुमार मेहंदीरत्ता, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं जगन्नाथ पहाड़िया, ये राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री थे 1981 के अंदर, और अभी इनका क्या हुआ है, हाल ही के अंदर देहांत हुआ है। सुशील कुमार की आप लोग स्टोरी जानते ही हैं। आप लोग सिद्धांत सर ने जो लेक्चर बनाए हैं उसको देखिए, अर्श फर्श से अर्श पर कैसे पहुंचे हैं और अर्श से कैसे वापस फर्श पे आ गए हैं। अशोक कुमार भानवाला, ये क्या है? ये कुश्ती के रेफरी हैं जो कि हरियाणा से पार्टिसिपेट करेंगे कुश्ती के अंदर रेफरी के तौर पर, जो कि टोक्यो के अंदर ओलंपिक होने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं पेमा सैरिंग जो हैं वो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। देखिए तिब्बत का जो सर्वोच्च जो पद होता है उसको कहा जाता है दलाई लामा। दलाई लामा जो है वो सबसे सर्वोच्च पद होता है, और इसके बाद में होता है पंचन लामा, ठीक है। पंचन लामा ही आगे जाकर क्या बनते हैं? दलाई लामा बनते हैं। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि USA की सीनेट ने एक विधेयक पारित किया था, बिल जो था वो इंट्रोड्यूस किया था कि चाइना जो है वो इस पंचन लामा को छोड़ दे, क्योंकि पंचन लामा को किडनैप कर रखा है चाइना ने। उसे छोड़ने के लिए USA ने हिदायत दी थी। लेकिन 1958 में चाइना ने तिब्बत पर अधिकार किया था, और तब से तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है उसने आकर शरण ली थी भारत के धर्मशाला के अंदर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अच्छा, क्या मुझे आप लोग ये बता सकते हैं कि दलाई लामा का इलेक्शन जो है वो कैसे होता है? ध्यान रखना कि पेमा सैरिंग जो हैं इनका जब इलेक्शन हुआ था तो पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग हैं उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया था। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आप लोग याद रखना फुगाकू जो है वो सबसे सुपर कंप्यूटर है, और ये कहाँ का है? जापान का है। रिसेंटली आपको पता होगा कि एक सुमॉर्ग जो है, सुमॉर्ग या सिमॉर्ग भी है, ये ईरान का सुपर कंप्यूटर है, और इसकी स्पीड जो है वो है 0.59 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। पेटाफ्लॉप्स जो है ये इसकी स्पीड है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड हम लोग पेटाफ्लॉप्स के अंदर ही नापते हैं, ठीक है। अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए एक आर्टिफिशियल जो हार्ट है और आर्टिफिशियल फेफड़े के रूप में किस तकनीक को इजाद किया गया है? तो आप लोग याद रखना वो है ECMO। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फुल फॉर्म लिख देता हूं। इसकी फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। देखिए क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं जब उनके अंदर इन्फेक्शन होने लगता है तो जो एल्वियोली है, यहाँ पे इसको समझिए आप लोग, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। ये जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। इसका काम है कि CO2 को
ये रिलीज करता है लंग्स के अंदर, और जो बाहर से ऑक्सीजन आई है, देखिए बाहर से ऑक्सीजन लाई गई यहां पर, इसको ऑक्सीजन को रिलीज किया गया कहां पर, ब्लड वेसल्स के अंदर, और वहां से CO2 जो है वो लाई गई है कहां पर, लंग्स के अंदर। तो CO2 जो है उसको तो छोड़ दिया है लंग्स के अंदर, मतलब बाहर की ओर, और ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर दी है ब्लड वेसल के अंदर। तो एल्वेली का काम है कि ये जो गैसेस हैं इनका एक्सचेंज करना। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, ये जो एल्वेली है ये काम करना बंद कर देती है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान ये जो ब्लड वेसल आप लोग इसके चारों तरफ देख रहे हैं, एल्वेली के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, इनमें क्लोटिंग जो है वो जमना शुरू हो जाती है। क्लोटिंग जब जमेगी तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन फ्लो भी कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन फ्लो कम होगा तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो ऑक्सीजन की रेटिंग जो है वो कम दिखाएगा। इससे आपका ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा, तो फिर आपकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर कि ब्लड वेसल जो है वहां पर तो रुधिर का थक्का जो है, यानी कि जो वहां पर क्या है कि वहां पे तो जम चुका है, क्लोटिंग जो है वो हो चुकी है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि एक पाइप जो है, प्लास्टिक की पाइप वो लगाई जाती है, या तो वो आपकी गर्दन में लगाई जाती है या आपकी छाती पर, कमर पर, कहीं पर भी जो है वो एक प्लास्टिक की पाइप जो है वो लगा दी जाती है। अब वो पाइप क्या काम करती है कि वो पाइप आपकी बॉडी से ब्लड को लेती है, और एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर क्या होता है कि वो ब्लड से CO2 को तो निकाल लेती है और ऑक्सीजन को उसके अंदर इंसर्ट कर देती है, और वापस से वो जो ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। तो शायद आप लोग ECMO का फंक्शन जो है ये समझ चुके होंगे, समझ गए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य में बिजली गिरने से 18 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो आप लोग याद रखना, असम के अंदर ये मृत्यु हुई है। असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है आर्टिकल 371B के तहत, याद रखिएगा इसको। असम के अंदर काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क है, और भी कई बातें हैं लेकिन समय थोड़ा सा कम रहता है। फरजाद बी गैस फील्ड किस देश में है? तो ये ईरान के अंदर स्थित है, और भारत की जो ONGC कंपनी है इसने इसके कॉन्ट्रैक्ट को लेने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की एक लोकल कंपनी है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, और ये स्थित है कहां पर, गल्फ ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी में जो है ये फरजाद गैस फील्ड स्थित है। हाल ही में डार्विन अर्च टूटकर गिर गया जो प्राकृतिक रूप से निर्मित था, यह किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जो है वो गैलापागोस जो द्वीप है वहां पर स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? ये साउथ पैसिफिक ओशियन, मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर जो है वहां पर ये आइलैंड स्थित है। और ये जो डार्विन आर्च है, ये आप लोगों ने साइंटिस्ट का तो नाम सुना ही होगा, डार्विन का, उनके नाम पर ये नाम जो है वो रखा गया है, मतलब चार्ल्स डार्विन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, कहां पर स्थित है ये हवाई द्वीप जो है, यानी कि हवाई जो है उसके पश्चिमी ये जो है इक्वेटर जो कंट्री है उसका ये क्या है, ये आइलैंड है। हवाई द्वीप की हम लोग बात करें तो हवाई द्वीप पर एक जगह है होनोलुलु, आप लोगों ने नाम सुना होगा होनोलुलु, और यहां पर एक और है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर जो है ये अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को यहीं से परमाणु बम जो हैं वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। पार्सेल द्वीप, रिसेंटली आपको पता होगा कि USA और चाइना के बीच में अभी थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ। USA का एक जहाज जो था डेस्ट्रॉयर वो पार्सेल द्वीप पर पहुंच गया और चाइना ने इस पर नाराजगी जताई। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है तस्मानिया, और दोनों को जो अलग करती है जल संधि, वाटर स्ट्रेट, वो कौन सी है? बास जल संधि। तो बास जल संधि, बांस नहीं है ये, बास ही है। ठीक है, बास जो वाटर स्ट्रेट है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को एक दूसरे से अलग करती है। चलिए देख लेते हैं हम लोग इस आर्च को। पहले ये इस कंडीशन के अंदर था, लेकिन अब क्या हुआ कि नेचुरली जो है वो यहां से टूट गया है। नेचुरली जो है ये आर्च यहां से टूट गया है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि वेदरिंग हुई है ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। ये वेदरिंग जो है यहाँ पे हुई है। लोकेशन हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिणी जो अमेरिका है वहां पर, यहाँ पर ये स्थित है, यहाँ पर ये द्वीप जो है वो स्थित है। ये है दक्षिणी अमेरिका। ये जो पर्वतमाला आप लोग देख रहे हैं ये विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, जिसका नाम क्या है, बिल्कुल आपकी जबान पे आ चुका है, मैंने सुन लिया है। एंडीज जो है ये इसका नाम है, और इसकी सबसे ऊंची जो पीक है वो कौन सी है? अकांकागुआ।
अकांका गुहा जो है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इक्वेडोर देश के अंदर ही एक जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी स्थित है वो कौन सा है? कोटोपैक्सी। याद रखना कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। एक टिटिकाका झील का, टिटिकाका झील भी जो है वो इसी एंडीज माउंटेन के ऊपर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची झील है। यहां पर एक अमेजन नदी निकलती है जो कि सबसे ज्यादा पानी बहाकर लेकर जाती है कहां पर? दक्षिणी अटलांटिक ओशियन के अंदर। अमेजन की सहायक नदी है ऑर्निको और ऑर्निको की सहायक नदी है कोरू। इसी कोरू नदी पर वेनेजुएला देश के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वाटरफॉल, एंजिल जलप्रपात जो है वो स्थित है वेनेजुएला के अंदर। यहां पर पैम्पोस, कैंपोस, ये जो घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, काफी कुछ हो गया है इसमें। देखिए ये आप लोग आइलैंड्स देख सकते हैं, काफ़ी सारे आइलैंड जो हैं वो यहाँ पे, जैसे सैंटियागो है, फिर कुछ छोटे मोटे आइलैंड जो है वो यहाँ पे आप लोग ग्रुप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है। इनका संबंध किस आंदोलन से था? तो इनका संबंध जो है वो चिपको आंदोलन से था। देखिए ये है सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये पेड़ से जैसे चिपके हुए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। इनका जन्म जो है वो हुआ था 9 जनवरी 1927 को, और जो डेथ हुई है वो हुई है इनकी कब? 21 मई 2021 को। ठीक है, तो ये जो है अब इनकी डेथ हुई है। इन्होंने 1981 के अंदर इनको एक अवार्ड जो था, मतलब पद्मश्री जो है वो दिया गया था, लेकिन इन्होंने वापस से लौटा दिया। इसके बाद में 2009 के अंदर इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था, पद्म विभूषण भी दिया गया था। और 1986 के अंदर इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है वो भी दिया गया था। तो आप लोग याद रखना, इनकी बुक्स है जैसे धरती की पुकार है, इंडियन एनवायरनमेंट, ये जो है ये इनकी क्या है? बुक्स है। चिपको आंदोलन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि चिपको मूवमेंट जो है इसका संबंध कौन से स्टेट से है? वो है उत्तराखंड से, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश का पार्ट था। 1973 के अंदर ये आंदोलन हुआ था। बेसिकली कई सारे लोग जो थे वो पेड़ों से चिपक गए थे। यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने इन पेड़ों को काटने का ऑर्डर दिया था, और ये सब जो थे वो चिपक गए थे। महाराजा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसने ये कमांड किया था कि सभी पेड़ों को काट दिया जाए, और फिर ये क्या किया इन्होंने? पेड़ों से ये चिपक गए थे। आयुष घर द्वार किस राज्य सरकार का प्रोग्राम है? तो आप लोग याद रखना, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसका ये प्रोग्राम है आयुष घर द्वार। मतलब घर घर जाकर जो है वो मेडिसिन सप्लाई की जाएंगी। फीफा विश्व कप 2022 से नाम वापस लेने वाला देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखना वो कौन सा देश है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया किसी से डरता नहीं है, ठीक है, तो समझ लेना ये शक्तिमान है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो किसी से डरता नहीं है और इसने अपना नाम वापस ले लिया है। ये जो है फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ होने जा रहे हैं? ये कतर के अंदर होने जा रहे हैं। जबकि 2018 में कहाँ हुए थे? ये हुए थे रशिया के अंदर। फिर 4 साल बाद मतलब 2022 में ये होने जा रहे हैं कतर के अंदर। उसके बाद 2026 में होंगे कहाँ पर? ये होंगे हम लोग कहें नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर 3 कंट्रीज हैं, एक तो है कनाडा, फिर है यूएसए और फिर है मैक्सिको। ये तीनों मिलकर क्या करवाएंगे? ये फीफा वर्ल्ड कप करवाएंगे। इसके जो हेडक्वार्टर हैं फीफा के वो कहाँ पर हैं? ज्यूरिक के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? जियान इन्फेंटिनो फीफा के अभी हेड हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले किस पहले कोच का हाल ही में निधन हुआ है? तो ओपी भारद्वाज जो हैं ये अभी इनका देहांत हुआ है। इनकी जो उम्र थी वो थी 82 वर्ष की लगभग, जहाँ तक मुझे याद है 82 वर्ष इनकी आयु थी। इस वर्ष में इनका निधन जो है वो हुआ है। इन्होंने 1968 से 1989 तक ये भारत के क्या रहे हैं? ये कोच भी रहे हैं। तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार, पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। और ये किसके लिए मिला था? बॉक्सिंग के लिए मिला था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्सिंग जो है ये बॉक्सिंग के कोच थे। चलिए अगली फोटो जो है इसको देखकर आप लोग थोड़ा सा ताज्जुब कर रहे होंगे कि मैंने राहुल गांधी की फोटो क्यों लगा दी। चलिए मैं बता ही देता हूं कि ये राहुल गांधी को भी इन्होंने बॉक्सिंग सिखाई थी और ये राहुल गांधी के भी क्या थे? कोच रहे हुए हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग मिस यूनिवर्स 2020 कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स जो बनी है 2020 की वो बनी है एंड्रिया मेजा।
एंड्रिया मेजा जो हैं वो बनी है मिस यूनिवर्स, और इनका संबंध जो है वो कहाँ से है, मैक्सिको से है। ठीक है, सेकंड रनर अप जो थी वो थी जूलिया गामा। ठीक है, और ये कहां से थी, ब्राजील से थी। थर्ड बारी आती है फिर किसकी, इंडिया की बारी आती है, वो है एडेलिन कास्टरलिनो। ठीक है, ये कहां से थी, इंडिया से थी। देखिए 2020 की तो ये है, 2019 में जो बनी थी वो बनी थी जॉर्जी बिनी तुंजी। ये कहाँ की थी, साउथ अफ्रीका की थी। ठीक है, 1994 के अंदर सुष्मिता सेन जो हैं वो मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। वर्ष 2000 के अंदर लारा दत्ता जो हैं ये भी बन चुकी हैं। ठीक है, तो 2020 के अंदर कोरोना के कारण इसका आयोजन जो था वो नहीं हो सका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बना है जो वाईफाई सुविधा शुरू की है, तो आप लोग याद रखना हजारीबाग टाउन। हजारीबाग टाउन जो है ये बना है झारखंड के अंदर, ये स्थित है। ठीक है, 5000वां कौन सा था, 5000वां जो बना था ये तो कौन सा है, 6000वां है, और 5000वां बना था मिदनापुर। याद रखना मिदनापुर जो है वो बना था 5000वां, वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। सबसे पहला कौन सा था, वो था मुंबई सेंट्रल, सबसे पहला था मुंबई सेंट्रल था। और ये जो वाईफाई की सुविधा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, गूगल और टाटा जो ट्रस्ट है इसके द्वारा दी गई। और इसके साथ में रेलटेल जो है, रेलटेल रेलवे की एजेंसी है, ये क्या काम करती है, ये वाईफाई सुविधा देने का काम करती है। चलिए इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर जो है वो 15 जून 2022 को रिटायर होने जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी INS राजपूत जो था वो रिटायर हुआ है, वैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो अब रिटायर होने जा रहा है। तो ये किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, और अब इसके स्थान पर कौन काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो अब इसके स्थान पर काम करेगा, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 के अंदर। देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो यूजर्स हैं वो हैं केवल 1%, जबकि गूगल क्रोम जो है इसके यूजर्स कितने हैं, वो हैं लगभग 70% तक गूगल क्रोम यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट किसकी है, यह है बिल गेट्स की। तो आप लोगों ने एक फाउंडेशन का नाम सुना होगा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अभी दोनों ने क्या ले लिया है, तलाक भी ले लिया है। यहाँ पे आप लोग कई प्लेटफॉर्म देख सकते हैं वेब ब्राउजर के। मैक आप लोग देख लीजिए, विंडोज़ है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड सिस्टम्स होते हैं, ब्राउजर्स देख लीजिए, क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। देखिए एंड्रॉयड की जब हम लोग बात करते हैं तो एंड्रॉयड के कई वर्जन्स आते हैं, लेकिन इनको याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जितने भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैं, देखिए ये ए से शुरू हो रहा है, फिर ये बी से शुरू हो रहा है, फिर ये सी से, फिर ये डी से, फिर ये ई से एफ। तो इसका मतलब है कि ये क्या है कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर चलते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना कि अभी लेटेस्ट जो है वो कौन सा एंड्रॉयड जो सिस्टम है वो अभी चल रहा है, ये मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य है, तो आप लोग याद रखना पंजाब जो है वो कोवैक्स यानी कि अलायंस जो है इसमें शामिल होने वाला पहला राज्य बना है। महिला रग्बी विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा न्यूजीलैंड के अंदर। और ये लगभग कब होगा, 11-12 अक्टूबर जो है उसके आसपास ये आयोजित किया जाएगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड 2 द्वीपों से मिलकर बना है। दोनों के बीच में जो वाटर स्ट्रेट है उसको कहा जाता है कुक वाटर स्ट्रेट, कुक जल संधि जो है वो कहा जाता है। विश्व में सबसे पहला कोरोना मुक्त जो देश था वो कौन सा था, न्यूजीलैंड ही था। भारत का पहला रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जो है वो कौन सा है जिसको ICMR ने मंजूरी दी है, तो आप लोग याद रखना वो कौन सा है, कोविशील्ड है। देखिए कोविशील्ड जो है इसकी कीमत है 250 रुपए, 250 रुपए जो है वो इसकी कीमत रखी गई है। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट, मतलब रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो ये करता है। इसको निर्मित किया गया है किसके द्वारा, माई लैब के द्वारा। और माई लैब कहाँ स्थित है, पुणे के अंदर माई लैब जो है वो स्थित है, उसके द्वारा ये निर्मित किया गया है। देखिए जब हम लोग ये रैट टेस्ट करते हैं, मतलब रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं कोविशील्ड के द्वारा, यदि ये नेगेटिव आया है तो नेगेटिव आने का मतलब है कि आपको अब RT-PCR टेस्ट करवाना है।
इसका मतलब है कि अब आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए। हो सकता है कि आप जो है वो कोविड पॉजिटिव हों, लेकिन यदि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आप जो हैं वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग नीति आयोग के द्वारा किस द्वीप के विकास हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। तो आप लोग याद रखना ग्रेट निकोबार। यहां पे आप लोग लोकेशन देखिए, ग्रेट निकोबार जो है इसकी ग्रेट निकोबार जो है इसके विकास के लिए अभी नीति आयोग ने कार्यक्रम शुरू किया है। वहां पे जो भी विकास होगा, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, पोर्ट्स बनाए जाएंगे। नीति आयोग का जो निर्माण है वो किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार जो है वो 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से अलग होता है। विश्व का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव वॉल्केनो जो है जिसका नाम क्या है? बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड जो है वो भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? सैंडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ऊपर आप लोग 4 आइलैंड्स देख सकते हैं, जबकि नीचे जो है वो केवल 3 ही आइलैंड है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीकी जो आइलैंड है वो है इंडोनेशिया का कौन सा? सुमात्रा आइलैंड। और सुमात्रा विश्व में सबसे ज्यादा फर्टिलाइज आइलैंड है। चलिए, कोविड-19 के दौरान नस्ली भेदभाव होने के कारण किस देश के द्वारा कानून पारित किया गया? तो यूएसए के द्वारा ऐसा जो है एक लॉ पारित किया गया है। जो बाइडेन ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, क्योंकि एशियन और अमेरिकन जो है इनके बीच में ज़्यादा ही क्या बढ़ता जा रहा था? डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा था, इसलिए ये कानून पारित किया गया है। तो आप लोग याद रखना यूएसए के बारे में। चलिए यूएसए का थोड़ा सा मैप हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, ये 1 नंबर पे जो है ये है अलास्का। ये कौन सा है? ये तो है अलास्का। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं ये है ग्रीनलैंड। ये कौन सा है? ये है ग्रीनलैंड। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कौन सा है? ये है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजाविक है। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये जो है ये है कनाडा, ये है यूएसए और ये है मैक्सिको। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है कैलिफोर्निया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है रॉकीज माउंटेन। रॉकीज माउंटेन के लेफ्ट टू राइट एक हवा बहती है जिसका नाम है चिनूक। चिनूक जो है वो एक वार्म एयर है, वार्म विंड है, जो कि उत्तरी अमेरिका के अंदर पाए जाने वाले जो प्रेरीज घास के मैदान हैं, प्रेरीज ग्रासलैंड जो हैं, इन पर जमी बर्फ को ये चिनूक गर्म हवा जो है वो पिघला देती है, जिससे घास के मैदान जो हैं वो खुल जाते हैं और पशुओं की खाने योग्य घास जो है वो उपलब्ध हो जाती है। मिसिसिपी और मिसौरी नदियां जो हैं वो यहाँ पर बहती हैं। तो मिसौरी नदी सबसे लंबी नदी है जो कि गिरती है कहाँ पर? मैक्सिको की खाड़ी के अंदर, बे ऑफ मैक्सिको के अंदर ये गिरती है। अमेरिका हर साल हजारों टन जो मक्का है इसको मैक्सिको की खाड़ी के अंदर क्या कर देता है? वो फेंक देता है, क्योंकि ये पशु के खाने के लिए इसे उपजाता है। यहाँ पर एक गर्म जो ओशन करंट है, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है, क्या नाम है उसका? ओशन जो गर्म करंट है, थोड़ा सा मैं इसको स्लिप कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था। चलिए अभी याद आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ये है 5 झीलें, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट लेक्स, इसको कहा जाता है ग्रेट लेक्स। ठीक है, 5 झीलों का समूह है। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम लोग याद कर सकते हैं सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, ईरी और ऑन्टेरियो, ये 5 झीलें को क्रम जो है वो आप लोग याद रखना। सुपीरियर सबसे मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये ओशन जो वार्म करंट है ये मुझे अभी याद नहीं आ रही, याद आते मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए रिवाइज कर लेते हैं हम लोग 22 मई की करंट अफेयर। G7 की जो हेल्थ मिनिस्टर है इनकी बैठक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर होने जा रही है। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज जो है वो सेवानिवृत्त हुआ है, INS राजपूत है। दक्षिणी चीन सागर में स्थित किस द्वीप पर जो है अभी विवाद चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच? वो है पार्सेल। टोक्यो ओलंपिक की कुश्ती मुकाबले के लिए भारत के किस व्यक्ति को रेफरी बनाया गया है? तो आप लोग याद रखना अशोक कुमार भानवाला हैं। उड़ीसा का पश्चिमी बंगाल के तट पर आने वाला नया चक्रवात कौन सा है? मतलब नई आफत हम लोग कह सकते हैं, वो है यास। ब्लैक फंगस के बाद अब सफेद फंगस चर्चा में है। इसका पहला मामला एम्स पुणे के अंदर देखा गया था। स्मार्टफोन एप्लीकेशन जो है वो कौन सी है? वो है केयर प्लिक्स वाइटल, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट बता देगी। स्वाधीनता दिवस
स्वाधीनता पुरस्कार जो है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया जाता है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को किसने शपथ दिलाई है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई है। हाल ही में अंटार्कटिका से कौन सा ग्लेशियर टूटकर अलग हुआ है? तो वो है A76। ये कल का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। क्या था कि विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर जहाज जो है वो कौन सा है? मेफ्लॉर 400, ठीक है, डेनमार्क के द्वारा ये निर्मित किया गया है। चलिए, ये क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में ये जरूर आएगा, तो याद रखना। मैं अभी भी कह रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग देना। स्टडी ग्लॉस आप लोग के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, करंट अफेयर का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।